नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के जो 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में जो इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ नेशनल डे और इंटरनेशनल डे के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल डे यानी कि राष्ट्रीय दिवस में अगर हम देखेंगे तो 20 नवंबर को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 23 नवंबर को राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगर इंटरनेशनल डे की बात की जाए तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। और आज के कोट ऑफ द डे में आज का कोट है कि आत्मज्ञान एक समझ है कि यह सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। ठीक है, आचार्य रजनीश जी के द्वारा ये बात जो है वह कही गई थी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी है कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 14वां संस्करण जो है वो शुरू हुआ है। देखो, जब दो देश आपस में अच्छे रिलेशन उनके होते हैं तो उनके देशों की जो सेनाएं होती हैं आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें प्रॉफिट क्या मिलता है? इससे प्रॉफिट ये होता है कि जैसे कहीं संयुक्त कोई अगर अभियान चलाना हो तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर भारत और अमेरिका के बीच बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज तो होती है। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं। पहले नंबर पे आप नोट कर सकते हो सेल्वेक्स। सेल्वेक्स एक इम्पॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो इंडिया और अमेरिका के बीच किया जाता है। दूसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हो युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज और होती है इंडिया और अमेरिका के बीच। और तीसरे नंबर पे वज्र प्रहार जो है ये एक्सरसाइज होती है। ये जो वज्र प्रहार का 14वां संस्करण हुआ था ये 21 नवंबर को मेघालय के उमरोई छावनी में इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो एक्सरसाइज है यह कुल 20 दिनों तक जो है वह चलेगी। ठीक है, और कुछ किन गतिविधियों का अभ्यास करेंगे ये दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए, अगर यूएसए के साथ हमारा युद्ध अभ्यास होने वाला है तो यूएसए जो है, यूएसए एक नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। और यूएसए में कुल, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं वैसे यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं। कितने? 50 स्टेट हैं। और जो 49वां स्टेट है उसका नाम अलास्का है, अलास्का। और जो 50वां स्टेट है उसका नाम हवाई है। हवाई क्या है? हवाई एक आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे यूएसए की मिलिट्री जो है बहुत, मतलब एक तरीके से नेवी जो है बहुत एक्टिव है इस हवाई आइलैंड के ऊपर। और यूएसए की अगर बात की जाए तो यूएसए की जो कैपिटल है, यूएसए की कैपिटल का नाम है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम न्यूयॉर्क सिटी है। कौन सी सिटी है? न्यूयॉर्क सिटी है। और इस समय यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम जो बाइडेन है, उनका नाम जो बाइडेन है। और इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम कमला हैरिस है। उनका नाम क्या है? उनका नाम कमला हैरिस है। इस समय जो हाउस स्पीकर हैं यूएसए के उनका नाम माइक जॉनसन है। क्या है? माइक जॉनसन। और इस समय जो चीफ जस्टिस यूएसए के हैं उनका नाम है जॉन रॉबर्ट्स। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट को जिस तरीके से संसद बोला जाता है वैसे ही यूएसए की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। उसका नाम क्या है? उसका नाम कांग्रेस है। और इसकी जो अपर हाउस है, अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वह बोला जाता है। और जो अमेरिका है इसकी जो स्वतंत्रता है वो 4 जुलाई 1976 को, ये जो देश है 1776 को, 4 जुलाई 1776 को यह आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। किससे? ग्रेट ब्रिटेन से जो है वो आज़ाद हुआ था। तो आपका पहला न्यूज़ हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 14वां संस्करण
की शुरुआत हुई। कहाँ पे शुरुआत हुई? मेघालय में इसकी शुरुआत हुई। 21 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई। ये युद्ध अभ्यास जो है वो 20 दिनों तक चलेगा। यूएसए की कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। आज के दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है आपकी कि हलाला सर्टिफाइड उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और वितरण, बिक्री पर जो है वह प्रतिबंध लगाया गया है। किस सरकार के द्वारा लगाया गया है? ये जो प्रतिबंध है वह यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। देखो, अब हलाला सर्टिफिकेट उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? देखो, इसमें जैसे सपोज़ करो, मैं इसका एक एग्जांपल के तहत इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ करो हलाला जो है, हलाला कहा जाता है कि मुस्लिमों में एक तरीके से ये धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हॉलमार्क देखते हैं और हॉलमार्क देख के हमको पता चल जाता है कि ये जो उत्पाद है ये बिल्कुल सरकार की तरफ से बिल्कुल सर्टिफाइड है। उसी तरीके से मुस्लिमों के लिए मेडिकल स्टोर पे क्या होता था कि कुछ ऐसे दवाइयाँ या कुछ ऐसे उत्पाद होते थे जिसके ऊपर हलाला सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफाइड जो है उनके ऊपर थप्पा लगा दिया जाता था। तो जो लोग धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उनको क्या लगता है कि ये हलाला सर्टिफाइड है तो ये जो है ये हमारे लिए सही रहेगा। और इसमें घपला क्या होता था? इसमें घपला ये होता था, जैसे सपोज़ करो आप कोई एक गोली लेने गए, कोई भी एक अंग्रेजी की दवा लेने गए, उसकी प्राइस जो है वो 1500 रुपये है। 1500 रुपये किसके हिसाब से? गवर्नमेंट के हिसाब से उस दवाई की कीमत 1500 रुपये है, लेकिन उस पर हलाला का सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है। और उसी दवाई को 3000 के रेट पे 3000 के रेट पे बेचा जाता था। किसके द्वारा? उस पर हलाला सर्टिफाइड लगा दिया जाता था और उसको 1500 की दवाई को 3000 में बेचा जाता था। और ये बताया जाता था कि ये जो उत्पाद है ये काफ़ी अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और फिर अंत में इन्होंने कहा कि हम हलाला सर्टिफाइड जो उत्पाद हैं उनको एक तरीके से इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन देश में होने वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन सपोज़ करो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो यूपी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको अगर सपोज़ करो अमेरिका में भेजना है, कहाँ पर? अमेरिका में भेजना है, और उसके ऊपर अगर हलाला का सर्टिफिकेट जो है वो लगा हुआ है तो वो बेचना चाहते हैं ना, तो बेचा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बनने के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है। और इसके चलते हुए काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये सर्टिफिकेट जो है वो देती थी, वो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने तर्क दिया है, सरकार की तरफ से जो तर्क आया है वो तर्क जो है वो सही नहीं है। हमारा जो मतलब प्राइस वगैरह है, हम प्राइस वगैरह बढ़ा के नहीं बताते हैं। तो और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि हलाला सर्टिफाइड जो है एक तरीके से पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। ठीक है। इन्होंने कुछ अपने धर्म के ठेकेदारों ने इसको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ये सब किया था, इसलिए यूपी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर प्रतिबंध पूरी तरीके से जो है वो लगा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वह 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, उसका नाम लखनऊ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या यानी कि टोटल जो ज़िले हैं वो ज़िलों की संख्या 75 है। और इन 75 ज़िलों में 18 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 18 डिवीज़न है। और इस समय उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। क्या है? उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। और इस समय 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले उप मुख्यमंत्री का नाम है केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ब्रजेश पाठक। उनका नाम क्या है? उनका नाम है ब्रजेश पाठक। अगर लोकसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 31 सीटें, राज्यसभा की कुल 80 सीटें और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 403 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वह कितनी है? वह 100 है। इन सब इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिएगा। कोई भी वनडे एग्जाम में इस तरीके के फैक्ट जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आज की दूसरी न्यूज़ हो गई कि हलाला सर्टिफिकेट के ऊपर उत्तर प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया है उनकी बिक्री के ऊपर। तीसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ क्या बोल रहा है? तीसरी न्यूज़ है वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने लीथ सॉफ्ट सेल कछुए के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है।
अब देखो साइट्स की बात यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले साइट्स के बारे में जान लीजिए। साइट्स क्या होता है? साइट्स का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है। इसकी जो ये जो साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 3 मार्च 1973 को ये साइन हुआ था, और ये इफेक्टिव मतलब ये लागू कब से हो गया था? तो 1 जुलाई 1975 से यह जो है लागू हो गया था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। और ये किसकी बैठक के बाद ये साइट्स की स्थापना हुई थी? तो IUCN की बैठक हुई थी। किसकी? IUCN जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इसकी बैठक हुई थी। तो इसकी बैठक में ही इसके बारे में बताया गया, और बताया गया कि लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए साइट्स की स्थापना करना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया है वह जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका ऑफिस है। और इसको मतलब इसमें जितने देश शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 10 रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कितने? 10 रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टोटल 184 मेंबर जो हैं वो पार्टीज़ हैं। ठीक है, और इस साइट्स को एक और नाम से जाना जाता है, वाशिंगटन कन्वेंशन इसका दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा, अगर साइट्स ना देके अगर वाशिंगटन कन्वेंशन भी देता है तब भी आप उसको साइट्स ही समझेंगे। अब इसने किया क्या है? इसने जो किया है इस बैठक में इंडिया की तरफ से जो लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ है, मतलब इसको जो है साइट्स के परिशिष्ट मतलब इंडेक्स 1 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ जो है एक बड़ा ताजे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक और नदियों और जलाशयों में जो है यह मिलता है। तो इतनी खबर केवल आप याद रखिएगा कि वन्यजीव सम्मेलन में लीथ सॉफ्ट सेल कछुए के लिए संरक्षण के लिए भारत ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को अपनाया गया है। अब इसमें शामिल करने से क्या होगा? मतलब इसके अगर इंडेक्स यानी कि परिशिष्ट 1 में अगर ये मतलब स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तरीके से अवैध रूप से जो शिकार होते थे ये, इनके जो मांस और कैलेपी जो अवैध व्यापार होता था उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगेगा एक तरीके से। तो आज की तीसरी न्यूज़ हो गई। चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ क्या है? चौथी न्यूज़ बोल रहा है कि 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है वह मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे जो है वह मनाया गया। इस बार की इसकी थीम क्या थी? इस बार की इसकी थीम थी मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। यह इस बार की इसकी थीम थी। इसको मनाने के पीछे कई बताया जाता है कि कई बड़ी वजह रही हैं। कौन सी वजह थी? कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को उजागर करना, ये एक महत्वपूर्ण वजह थी। दुनिया में मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के स्थायी स्टॉक को सुनिश्चित करना, और मछुआरा समुदाय के सदस्यों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना, ये भी एक वजह मानी जा रही है। स्थायी मछली प्रबंधन के महत्व को उजागर करना, ये भी एक बताया जा रहा था इसका मनाने के पीछे। और छोटे पैमाने के मछुआरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान भी आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भारत सरकार ने गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय इसका सम्मेलन जो है 2023 का इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा 21 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है वो मनाया गया था। इस बार कहाँ मनाया गया था? तो इंडिया के गुजरात के अहमदाबाद में इसको जो है वो मनाया गया था। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पाँचवीं न्यूज़ क्या बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय एमीज 2023 में वीरदास, ये जो वीरदास जी हैं इनको कॉमेडी के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय एमीज 2013 में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है 20 नवंबर 2023 को यूएसए में न्यूयॉर्क में आयोजित जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड था, इसमें नेटफ्लिक्स पे इनका एक बहुत स्पेशल शो आया था जिसका नाम था वीरदास लैंडिंग। क्या नाम था जिसका नाम था वीरदास लैंडिंग।
इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये वीरदास जी जो हैं वो भारत के पहले हास्य अभिनेता हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जो है वह जीता है। और इस सीरीज़ में उन्होंने बताया क्या है, इस सीरीज़ में उन्होंने अमेरिका में अपने अनुभव के बारे में बहुत मतलब एक तरीके से फन के वे में अपने मतलब अनुभवों को इन्होंने साझा किया है। और यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय सिनेमा में कॉमेडी के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की है। आज की 5वीं न्यूज़ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एमीज 2023 में वीरदास जी जो भारत के कॉमेडियन हैं इनको जो है कॉमेडी के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया था। आज की 6वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 6वीं न्यूज़ कौन सी है? लक्ज़मबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेक ने शपथ ली है। ठीक है, अब लक्ज़मबर्ग की बात आ रही है तो लक्ज़मबर्ग की जो कैपिटल है उसका कैपिटल का नाम है लक्ज़मबर्ग सिटी। लक्ज़मबर्ग सिटी जो है इसकी कैपिटल का नाम है। और लक्ज़मबर्ग की बात की जाए तो ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसका एक देश है। और याद रखिएगा लक्ज़मबर्ग जो है वो यूरोप का इकलौता डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, अब डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो कि एक देश है ये, ठीक है, और समुंदर यहाँ पे है और ये जो देश है ये समुंदर से सीमा साझा नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये लैंडलॉक्ड हो गया। और इस देश के अंदर भी एक देश हो जाए, मतलब ये छोटा सा देश, सपोज करो ये लक्ज़मबर्ग है, उससे बड़ा एक देश है, ये तो लैंडलॉक्ड है और इस लैंडलॉक्ड के अंदर एक लैंडलॉक्ड है, तो इस तरीके का एक देश है लक्ज़मबर्ग। ठीक है, और इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा ल्यूक फ्रीडेल जो है इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। 42 वर्ष की इनकी उम्र है। ठीक है, और याद रखिएगा ये, और ये भी याद रखिएगा कि सन 2013 से लेके 2023 तक ये लक्ज़मबर्ग के वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। किसके? वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। 6वीं न्यूज़ याद रखिएगा। 7वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 7वीं न्यूज़ क्या है? IFFI में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को जो है वो सम्मानित किया गया है। अगर IFFI की बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका जो 54वां संस्करण जो है वह अभी मतलब मनाया गया है और इस समारोह में माधुरी दीक्षित जी को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है इनको भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्में थी जो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, जैसे पहली फिल्म थी दिल तो पागल है, दूसरा है हम आपके हैं कौन, सलमान खान के साथ जो थी, फिर बेटा, उसके बाद ये जो अनिल कपूर के साथ थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देवदास। ठीक है, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों में काउंट की जाती हैं। तो याद रखिएगा IFFI में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी को जो है वो सम्मानित किया गया। आज की 8वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 8वीं न्यूज़ क्या है? 8वीं न्यूज़ है कि केंद्र सरकार द्वारा आसाम में PMMC और RCC का जो है वह उद्घाटन किया गया। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि PMMC और RCC है क्या। तो PMMC है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और RCC है रूरल कलेक्शन सेंटर। अब देखो मोटा मोटा जान लीजिए कि ये है क्या। इसमें क्या है कि किसानों के लिए क्या किया गया है कि फल और सब्जियों के जो मतलब इधर उधर जो बेचा जाता था उनके भंडारण के लिए, उनके परिवहन के लिए और उनके प्रसंस्करण के लिए आधुनिक सुविधाएं से युक्त जो है PMMC को लॉन्च किया गया है, इस सेंटर को लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, इनको फ़ायदा क्या होगा, ये इस केंद्र से किसानों को अपने उत्पादों को बेहतर गुणवत्ता में स्टोर करने के लिए परिवहन करने में मदद करेगा और उससे इन्हें अधिक लाभ होगा। ये PMMC क्या करेगा? PMMC जो है वो फल और सब्जियों के लिए मतलब एक तरीके से होगा, और RCC जो है देखो PMMC जो है वो भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए है, और RCC जो है वो खरीद और बिक्री के लिए सुविधाएं जो है वो प्रदान करेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? यह केंद्र सरकार को अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने में मदद करेगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। और यह बताया जा रहा है कि इन दोनों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत जो है इसके निर्माण में इसकी लागत आई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने आसाम में PMMC और RCC का जो है वो उद्घाटन किया है।
अब आसाम की बात आई है तो आसाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। आसाम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। इसकी जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आसाम जब आसाम जब बना था तो वो काफ़ी जो स्टेट जो हैं उनके साथ में थे। 1972 में शायद जो है इनको जो है कई स्टेट में जो है वो अलग कर दिया गया। अगर आसाम की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम दिसपुर है। आसाम की कैपिटल का क्या नाम है? दिसपुर। और आसाम की जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम गुवाहाटी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम गुवाहाटी है। यहाँ पर जिलों की कुल संख्या यानी डिस्ट्रिक्ट की कुल संख्या कितनी है? 31 है डिस्ट्रिक्ट की संख्या, और 31 डिस्ट्रिक्ट में 5 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है? 5 डिवीज़न जो हैं वो शामिल हैं। अगर गवर्नर की बात की जाए तो इस समय आसाम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो इस समय जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। और इस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हेमंत बिस्व शर्मा है। हेमंत बिस्व शर्मा। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये जो है वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। और लोकसभा की सीटें, यहाँ पर लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 14, राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या 7 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सीटों की संख्या जो है यहाँ पर वह 126 है। इन सब फैक्ट को जो है वो याद रखिएगा। आज के 9वें न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैथकॉन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्या किया गया? इस आयोजन से बेनिफिट क्या होगा? इंडिया और अफ्रीका के कुछ बच्चों के एक साथ जो है वो ट्रेनिंग वेनिंग के लिए लाया गया है। इसमें यूनेस्को भारत अमेरिका हैथकॉन का आयोजन जो है वो 22 से 23 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है? इसका उद्देश्य जो है वो भारत और अफ्रीका के युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को हल करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ये बताया गया है। छात्रों को जो इसमें भाग लेंगे, छात्रों को इसमें 4 चुनौतियों में से एक चुनने के लिए कहा गया, जिसमें से पहला शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा जलवायु परिवर्तन है, और चौथा लचीलापन और पुनर्प्राप्ति है। हैथकॉन के अंत में क्या होगा? हैथकॉन के अंत में एक जूरी बनेगी। जूरी जैसे जो जज होते हैं ना, वो एक जूरी ने सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन किया। इन परियोजनाओं में से एक मोबाइल एप्लीकेशन था जो अफ्रीका में किसानों को उनके अपने फसलों की निगरानी करने में मदद करता है, और एक अन्य परियोजना एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रणाली थी जो भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ट्रैक करती है। इससे इसको बेनिफिट हुआ है। ठीक है। 9वें न्यूज़ के बाद आज के अंतिम और 10वें न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर लचित दिवस जो है वो मनाया गया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये लचित बोरफुकन जी जो हैं ये थे कौन। लचित बोरफुकन जी जो हैं इनका जन्म जो है वो 24 नवंबर 1662 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 25 अप्रैल 1672 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये थे कौन? इन्हें मुख्य रूप से अहोम सेना, कौन सी सेना? अहोम सेना की कमान संभालने और सराय घाट का युद्ध, कौन सा? सराय घाट का युद्ध जो कि 1671 ईस्वी में हुआ था, की लड़ाई में जीत के लिए जाना जाता है, जिन्होंने राम सिंह प्रथम, किसको? राम सिंह प्रथम की कमान के तहत अत्यधिक श्रेष्ठ मुगल सेना के आक्रमण को विफल कर दिया था। इस चीज़ के लिए इन्हें जो है वो जाना जाता है, और इनका जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है आसाम में कुछ ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत के तरफ से ये एक बहुत बड़े हीरो थे। तो इनका जो है वो जन्मदिन मनाया गया है। तो इस न्यूज़ को जो है आप वो याद रखिएगा। तो और हाँ, याद रखिएगा कि हमारी जो अन्य सीरीज़ हैं पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब करवाए जा चुके हैं। कुल 98 वीडियो में इसको ख़त्म किया गया है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।